अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और उसमें जो चीज़ जो है वो सबसे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है कमेंट्स में वो आई थिंक रेपिटिशंस हो रही है, कुछ कन्फ्यूजन है। जो मैंने जनरल प्लान बनाया था, आई थॉट कि आप उसके मुताबिक अपनी एज और अपनी इनकम के लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन लोग फिर भी कंटिन्यूसली मुझसे पूछ रहे हैं कि जी ये मेरी इनकम है, ये मेरी एज है। तो फिर अब मैंने प्लान किया है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एज ग्रुप के लिहाज से जो है वो वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, कि किस एज ग्रुप को किस लिहाज से इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए एज़ पर माई ओपिनियन। फर्दर डिसीजन इज़ योर्स बिकॉज मनी इज़ योर्स, राइट। तो मैंने जब डिवाइड किया है इसको, 3 सेगमेंट में किया है, तो मैं 3 अलग-अलग वीडियोस जो है वो बनाऊंगा और उसके अंदर फिर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो आज की वीडियो है प्लान 1, ये एज बिटवीन 18 to 25 वालों के लिए है, ठीक है। फेज़ 2 की जो वीडियो होगी मेरी वो इसमें मैंने 25 लिखना था, तो 25 से 45 वालों के लिए है। और फेज़ 3 वाली होगी 45 टिल रिटायरमेंट एज। तो आप जिस भी एज ग्रुप में हो, आप काइंडली उस फेज़ की वीडियो देख लीजिएगा और जो मेरी एडवाइस है वो सेम ही रहेगी। अगर आप स्टिल मुझसे क्वेश्चंस करेंगे फ्यूचर में तो मैं आपको वो वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। टिल देन कि मैं अगर उसमें कोई मॉडिफाई करता हूँ या मुझे लगता है कि ओके, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ उनके स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस हो रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आईटी के स्टॉक्स कुछ ऐड करने पड़ेंगे या जो भी कुछ ऐसा प्लान बनेगा, यू नो, एज अ इन्वेस्टर मैं तो इन तमाम न्यूज़ को पढ़ता हूँ, देखता हूँ। और जैसे बेशक वो एआई हो, बेशक वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, यू नो, आई इन्वेस्ट लाइक दैट। तो इंशाल्लाह ताला आप भी साथ जुड़े रहे मेरे, और अगर मैं लर्न करूँगा मैं आपके साथ एब्सोल्युटली शेयर करूँगा, ठीक है। तो लेट्स चलें जी, अब डिस्कस करते हैं अपना प्लान 1। चलो मुंडियो, रेडी हो जाओ, इवन कुड़ियों भी, ठीक है। आप लोग जो यंगस्टर हैं 18, मतलब आप लोग आई एम श्योर FFSC आपने किया होगा, तो मैट्रिक तो एब्सोल्युटली हो गया होगा। तो उस एज में होंगे, आपका बैंक अकाउंट आई एम श्योर के ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका होगा या आप कर लेंगे इस एज में आके, क्योंकि आईडी कार्ड बन गया होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि मैं एक सपोज सैलरी को लेकर चल रहा हूँ, एक एस्टीमेट नंबर है, मैंने इसको 20,000 ज्यूम किया। आपकी वो 15,000 है, वो 30,000 है, आपने उसकी डिवीजन अपने मुताबिक कर लेनी है, ठीक है। मैं एक 20,000 का नंबर लेके चल रहा हूँ। तो सपोज अगर आपकी सैलरी 18 से 25 साल वालों, अगर आपकी सैलरी सपोज 20,000 है, तो 80% आपने सेव नहीं करना, आपने इन्वेस्ट नहीं करना, जिसमें 50% तो आप अपने फिक्स एक्सपेंस पे लगाओगे। बार बार बता रहा हूं, फिक्स एक्सपेंस में और आपके डिजायर्स में फर्क होता है। फिक्स एक्सपेंस में क्या आता है? आपका रेंट, आपका फूड, आपके बिल्स, बिजली वगैरह के, ये फिक्स एक्सपेंस है, कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होते। तो आपकी इनकम का 50% तो आपने इस पे लगाना है। 30% जो होगा वो आपके डिज़ायर्स पे होगा। डिज़ायर क्या? कि जी मैं दिसंबर में ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, या मैंने नया मोबाइल लेना है, या मैंने कोई टीवी लेना है, कोई कंप्यूटर लेना है। तो आप 30% जो है पैसे को जोड़े, और जब वो अमाउंट स्पेसिफिक आपके पास उतनी हो जाए तो आप उससे वो परचेजिंग करें। 80 हो गया, पीछे रह गया जो 20%, ये वो अमाउंट है जिससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपका सैलरी नंबर हो, आप काइंडली इसी लिहाज से उसकी डिवीजन कर लीजिएगा, 50, 30, 20। ये रेशो चेंज होगी जैसे एज चेंज होगी, लेकिन यू आर यंग, तो मैं कह रहा हूं आप सिर्फ 20% इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, इट्स विल बी फाइन, क्योंकि यू हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो, आई मीन टिल 60। अब इसके अंदर जो प्री रेक्विजिट जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है।
इज रियली इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को ले लेना है। जितनी आपकी एज कम होगा उतनी आपको ये चीप मिलती है। स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस, आप अगर इसमें हैं इस एज में, अर्ली एज में ले लेंगे, कुछ 100 में मिल जाएगी जो कल को हज़ारों में मिलती है। तो नंबर वन, आई एम श्योर कि आपके पास हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस होगी, ताकि अगर कोई ऐसा मसला भी बन जाए तो आपको आपकी इक्विटी वगैरह सेल ना करनी पड़े, जो सेविंग है वो ड्रेन ना हो। तो आप आराम से इंश्योरेंस को यूज़ करके वो टाइम पास कर लें, क्योंकि बीमारी, हम इंसान हैं, डेफिनेटली हमारे साथ है। उसके बाद आपके पास 3 मंथ का एक्सपेंस इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी कि इसका 3 मंथ का जो 50% आप सेव कर रहे हैं, जो 50% आपका फिक्स, सॉरी नॉट सेव, जो 50% आपका फिक्स खर्चा है। सपोज 20,000 की सैलरी में अगर वो 10,000 है तो 30,000 आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। उसको कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना। किसी वजह से अगर किसी मंथ में नौकरी नहीं है, इनकम नहीं आई, तो आप बजाय के बोरो करो पैसे, अपने स्टॉक सेल करो, सोना गिरवी रखो, उधार लो, मोबाइल बेचो, नहीं। हमने ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी। हम वो पैसा उस 3 मंथ में यूज कर लेंगे और 3 मंथ में तो एब्सोल्युटली कोई नया काम मिल ही जाएगा। तो किस वजह से अगर इनकम आपकी डिस्टर्ब होती है तो ये 3 से 6 मंथ का फंड, 6 मंथ तो आइडियल है, पर मैंने 3 मंथ किया। यू आर यंगस्टर, आप कोई रास्ता निकाल लोगे, कोई ट्यूशन पढ़ा लोगे, कुछ कर लोगे, तो 3 मंथ का आपके बैंक अकाउंट में हो, ठीक है। और बाकी आपके, और कोई भी आपके ऊपर जो है वो लोन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोन हो तो वो जो आपकी डिजायर का 30% है, मेक श्योर वो आप उसमें से पे ऑफ करो। लेकिन आइडियल सिनेरियो यही होता है कि जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है तो फजूल के लोन, जैसे मैं देख रहा हूं ये मोबाइल ऐप्स पे और इधर उधर मिल रहे हैं, और दे आर हॉरेबल। इतनी बुरी एपीआर, इतने महंगे लोन्स, आई कैंट बिलीव कि एक हफ्ते में वो जितना पैसा आपसे मांग रहे हैं, इंस्टीट्यूशन तो साल में उतना नहीं मांग लेते। हॉरेबल। तो आप इस किसी भी स्कैम में मत फंसना। डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। किसी फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ले लेना, लेकिन ऐसे किसी लोन्स में मत फंसना, ठीक है। अगर है तो ट्राई टू पे ऑफ बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। अगर वो आपके लोन्स वगैरह हैं तो तब तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। कल को वो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, उसी चक्कर में चले जाएंगे। सो आई एम श्योर कि आपके पास थर्ड कंडीशन में है कि कोई भी लोन अव्वल तो है नहीं। अगर है तो आपने जो 30% अपनी विश के लिए रखे हुआ है सेविंग, आप उसमें से इसको पे ऑफ कर दोगे, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि 20% यानी 20,000 का जो 20% बनेगा, ठीक है, वो हम ऑलमोस्ट जो बनेगा वो 4,000, ठीक है, क्योंकि 50% 10,000 है। तो अगर 4,000 या 20% आपके पास है, अब इसकी डिवीजन समझ लो। आपके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आपके पास रिस्क लेने का टाइम है अभी लाइफ में, ठीक है। आपकी एज 18 से 25 के दरमियान है, इसलिए आपने उनमें इन्वेस्ट करना है जिसमें परसेंटेज रिटर्न हाई होगी। अगर रिस्क हाई होगा तो रिटर्न भी हाई होगी। आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपने लॉन्ग जर्नी है आपका इन्वेस्टमेंट करने का। तो आपने जो आपके 20% है आपके 20,000 का, सपोज वो 4,000 बनता है, उस 4,000 का 50% आपने किसी ना किसी इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में लगाना है। मैं स्टॉक बाइंग नहीं यहां पर कह रहा, मैं ETF नहीं यहां पर कह रहा। मैं अभी आके बताऊंगा कौन से म्यूचुअल फंड्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, लेकिन आप उनमें से किसी में भी, यानी वो म्यूचुअल फंड जो हाई रिस्क होगा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपने वो म्यूचुअल फंड के अंदर 50% इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आपकी एज 18 से 25 के दरमियान है, ठीक है। तो अगर 4,000 आपके मंथली इन्वेस्टमेंट सेविंग के आपको बच रहे हैं तो आप 2,000 उसमें से लगाएंगे स्टॉक मार्केट के इक्विटी म्यूचुअल फंड में। वो इस्लामिक हो सकते हैं या ट्रेडिशनल हो सकते हैं, टोटली फाइन। आपका जिस तरह भी ट्रेंड हो,
आपने उसमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेक श्योर 1 ईयर की प्रोग्रेस देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो 50% आपका बचता है उसमें से 25% आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे, यानी स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलेंगे और कोई भी ETF ले लेंगे। इसमें आप महाना भी ले सकते हो, UBL या, लेकिन कोई भी एक ETF बस ले लेना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत दिल करे तो दो, वरना एक ETF बहुत है। मुझे लास्ट टाइम भी हुआ था कि जी हम 500 से नीचे नहीं ले सकते, तो 2 मंथ पैसे जोड़ लेना, जब 500 के पैसे हों तो फिर 500 ले लेना, ठीक है। तो 25% आपने ETF में, ये हो गया जी 75, यानी 50% आपने लगा दिया म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी बाय कर रहा है, 25% लगा दिया ETF में, बाकी रह गया 25। उस 25 को आप लगाओगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब शेयर सिलेक्शंस की जहां तक बात आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आप उन स्टॉक्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लो। देख लेते हैं, सपोज मैं जाता हूं इसमें, तो अगर हम जाते हैं सरमाया वालों की साइट पे, तो यहाँ पर इनके पास एक ऑप्शन है। अगर आप जाओ स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड फेवरेट्स में जाओ, तो टॉप 5 के जो स्टॉक्स हैं ना, कोई भी इनमें से आप एक आधे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। तो टॉप 5 में PPL है, OGTC है, PSO है, लकी और मारी है, बस नीचे जाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। तो आपने क्योंकि एक एक ही 2-2 3-3 स्टॉक्स लेने हैं, जो बाकी अमाउंट बचेगी, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी, या टॉप 10 में भी अगर आप आ जाओ, तो टॉप 10 में कोई सा जो आपको सूट करता है, आपको जो अच्छा सेक्टर लगता है, एनर्जी का लगता है, सीमेंट का लगता है, IT का लगता है, उसमें आप कर देना। लेकिन कोशिश करो कि टॉप 5 में रहोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इसके अंदर इन्वेस्टेड है, तो इनके गिरने का चांस बहुत कम है, ये स्टेबल स्टॉक्स में आएंगे। सो अब आपको क्लियर हो गया, 50% कहां जा रहा है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 25% कहां जा रहा है आपका ETF में, और इक्विटी म्यूचुअल फंड जो 50% जा रहा है वो हाई रिस्क फंड है, क्योंकि हमारे पास टाइम है, और हम अगर मार्केट इस साल डाउन है, अगले साल अप है, तो एवरेज कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म में हमारी अच्छी ही हो जाएगी, ठीक है। हम मान के चलते हैं हमें 12% से 15% आएगा, और वो फिर कंपाउंडिंग होती चली जाएगी, तो वो कहां से कहां बात लाखों करोड़ों में चली जाएगी, ठीक है। तो 50 वहां गया, 25 यहाँ गया, और 25 स्टॉक्स में आपने सिलेक्ट कर लेना कोई भी एक्स्ट्रा। अब ये मत पूछना अली भाई मारी ले लूं, PSO ले लूं, नो, ये आपकी कॉल होनी चाहिए, ठीक है। आप इन्वेस्टर हो, आपको जो बेहतर में है, टॉप 5 में आपको जो बेहतर लगे, आप वो 1 से 2 स्टॉक ले लो, हर महीने वो लेके, जिस प्राइस पे भी मिले, डोंट वरीज, आपने तो उसको लेके रखते रहना है। 18 में स्टार्ट करना है तो 25, अगर 25 वाला है स्टार्ट करेगा, तो मेरी अगली वीडियो में वो देखिए कि वो फिर जब 26 साल में आएगा तो उसको हम वो क्या चेंजिंग्स करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी काम, ओके जी, ये हो गया आपका। ओके, एक चीज़ और आपने करनी है, सपोज आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है ना, अगर इस साल 20,000 है, तो फर्ज करें अगले साल 25 हो जाती है, तो इसी तरह ही फिर डिवीजन कर देना। फिर जो 25,000 का 20% होगा, वो ऑलमोस्ट आपका बनेगा 5,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आपने उसको फिर 5,000 के लिहाज से इन्वेस्ट करना है। तो ये ना हो कि जी नहीं जी अली भाई ने तो क्या सी बस उन्ना ही लाना है, तो 5 मेरा नहीं, 5 मेरा नहीं है, वो 5 भी इन्वेस्ट होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा। अगर बोनस मिलता है तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेना, बोनस लो तो लोग अपना 80% इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको वो समझते हैं कि गिफ्ट है, इसको सेव करो। तो ये थोड़ी सी सेंस यूज करना आप, ठीक है। ओके, मेक श्योर कोई गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसको ग्रेजुअली जो है, अगर किसी महीने नहीं भी हो, कम कर देना, करना ज़रूर, ठीक है। अब ये चीज़ जो होगी, ये होगी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं। अगर आप में से कोइयों को होता है कि नहीं जी मैं तो रोज़ चांस लूँगा, तो भाई फिर आप आएंगे फिर अच्छा हाँ, ये वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिनके साथ आपको पता है स्टॉक का लफ्ज़ लग रहा है। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं, डजन मैटर, मेरी तरफ से आप किसी को भी इसमें से ले लो, जिस बैंक में उस बैंक का देख लो, लेकिन मेक श्योर कि वो स्टॉक वाला म्यूचुअल फंड हो। जैसे UBL स्टॉक एडवांटेज फंड है, अल हबीब स्टॉक फंड है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टॉक फंड है, अलाइड बैंक स्टॉक फंड है, अल्फला
का GHP डेडिकेटेड इक्विटी फंड है, MCB का स्टॉक मार्केट फंड है, HBL का स्टॉक मार्केट फंड है, JS बैंक का ग्रोथ फंड है। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इनमें से ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, आप इसमें से जो भी आपको बेहतर लगता है, इस तरह मेज़ान वालों का भी आपको पता है, अल मेज़ान म्यूचुअल फंड भी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया। ये उनके लिए है जो इन्वेस्टर होंगे और वो एक दफ़ा ग्रेजुअली हर मंथ अपनी सेविंग को 20% इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हाईली रिकमेंडेड, जितना अर्ली एज में करोगे उतने अच्छे रह जाओगे। 80% खाओ, लगाओ, 20% बचाओ, ठीक है। अब आ जाएगा कि जी दूसरे वाले जो जी डे और स्विंग ट्रेडर्स होंगे आप ही की एज में, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हैं, फाइन। आपने क्या करना है, आपने 30%, वो 50% कर रहे हैं जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनको फिर ज़्यादा पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, बनाएंगे भी डुबोएंगे भी, लेकिन चलो मेरा काम बनता है मैं दोनों सिनेरियो कवर कर दूं। तो डे ट्रेडर जो होंगे वो 30% म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, ठीक है, और 40% वो उन स्टॉक्स में लगाएंगे जिसमें उनको डिविडेंड आता हो। अब मैंने आपको बता दिया है जिसमें आपके पास रेशो क्या होगी कि आप टॉप 20 स्टॉक्स को देख लो, ठीक है, जिनमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपके पास काफ़ी बड़ी विंडोज होगी। आप टॉप 20 में कोई से 2 से 3 स्टॉक, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। जितने कम स्टॉक्स होते हैं उतना अच्छा ग्रोथ होता है। तो आप 40% आपकी इनकम का आप इन स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे बाय करें। इनका ग्राफ चेक कर लेना, 1 ईयर प्रोग्रेस देख लेना, जैसे मैंने शुरू में बताई थी। और मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप डे ट्रेडर हो तो कई ब्रोकर्स जो आपको, जिनके व्हाट्सएप कॉल ग्रुप्स हैं ब्रोकर के, वैसे नहीं, जैसे मुझे पता है कि जफ़र सिक्योरिटी वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वो उसके अंदर आप प्राइस उनसे पूछो, वो बताते हैं। इस तरह मोनीन खनानी में सुहेल भाई का भी ग्रुप है। तो जिनका व्हाट्सएप ग्रुप हो जिस ब्रोकर का, आप उनके थ्रू अकाउंट ओपन करना, ताकि आपको पता लग जाए किस लेवल पे बाइंग करनी, किस लेवल पे सेल करना है। आई एम श्योर यू गॉट इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40%, पीछे रह गया आपका 30% जो होगा। ओके सो 40 और 30, ओके गुड, 30%, ओके हाँ, 40% आपने ले लिए डिविडेंड वाले स्टॉक, बाकी रह गया 30 में आप ट्रेडिंग करो। जैसे मैंने अभी इस वीक में भी आपको मंडे को बताई थी कुछ कॉल्स कि जी ये आपका बाइंग हो, ये स्टॉक की सेलिंग हो, तो आप वैसी ही वीकली कॉल्स में इन्वेस्ट करो 1 से 2 स्टॉक्स के अंदर। लर्न होगा, ठीक है, लेकिन यह है कि स्विंग खेलो। स्विंग में यह होता है कि आपको शाम को बेचना नहीं है, 2-4 दिन वेट करके बेच देना, लेकिन अपने पैसे से काम करना है, उधार पकड़ के ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको, आई थिंक यू गॉट इट नाउ ट्रेडर साहब, कि आपका 30% म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 40% के आप अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स बाय करेंगे और 30% आप अपना ट्रेडिंग के अंदर लगाएंगे, और उसमें आप 1 से 5 साल की स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे, और जो भी, और जिस ब्रोकर के साथ भी अटैच होंगे आप देख लीजिएगा वो कौन सी कॉल देता है, जस्ट बाय अकॉर्डिंगली। एक चीज़ और है कि जो ट्रेडर्स हों वो सब ब्रोकर के पास अकाउंट खोल लें बेशक, क्योंकि सब ब्रोकर वगैरह ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देते हैं जब आपने डेली और वीकली ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। और जो दूसरे हैं लॉन्ग टर्म वाले, वो ब्रोकर के पास ही खोले, सब ब्रोकर के पास मत खोले, एक्स्ट्रा फीस देने का फायदा नहीं, क्योंकि आप कौन सा बेच रहे हैं। ये स्विंग वालों में ने तो बेचना भी और परचेज भी करना है, तो यू विल गो विद दैट। बाकी मैंने अब यह है कि अगर मेरे पास कॉल होगी तो मंडे मॉर्निंग स्टॉक मार्केट ओपन से पहले वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे इस वीक मैंने दिया, वो तो खैर मार्केट को ओवरऑल पूरी दुनिया की मार्केट ही इस वक्त शेक किए हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन होगी मैं आपको परचेजिंग और सेलिंग दोनों प्राइसेस वाइज बताऊंगा। अगर उस दरम्यान में यू मेक सेंस बाय इट, अदरवाइज मत बाय करना, ठीक है। ये अगर होगा कि मेरे एडवाइस पे और अदर किसी और की एडवाइस पे चलना तो टोटली फाइन। तो इट इज़ फॉर डे एंड स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। अब आगे आपके कुछ क्वेश्चंस।
चलें जी, पहले शकील अहमद साहब है। अस्सलाम वालेकुम अली सर, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू वेरी मच शकील। प्लीज़ गिव मी 70K पोर्शन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। शकील, आपने अपनी एज नहीं लिखी। अगर तो आप 18 से 25 में फॉल कर रहे हैं तो आप आज वाली वीडियो को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आपकी एज डिफरेंट होगी तो मेरी अगले 2 फेजेस को देख लीजिएगा। फिर जिस भी एज ग्रुप में आप आते हैं, आप अपने 70,000 को उसी लिहाज से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज पर माई एडवाइस, अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। किसी फाइनेंशियल ग्रुप की हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं, बाकी जो मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं बताऊँगा अप टू यू। सुहेल अहमद 3217 सर, बैंक इनकम प्रूफ मांगते हैं जिन लोगों का आपने जिक्र किया है और उनके अकाउंट ओपन नहीं होते। देखो, आई गॉट इट, मैंने अभी लास्ट में जो पेंशन फंड बताया था कि हमें करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल अगर कोई आपके पास जॉब कर रहा है और आप अगर बैंक वालों को पूछ लें कि यार कि बंदा मेरे पास नौकरी कर रहा है, मेरे घर में ड्राइवर है, माली है, तो अगर मेरे से कुछ इनकम चाहिए, प्रूफ चाहिए या कोई पेपर पे कुछ चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, तो उस बेस पे आप अकाउंट खोल दें। देखिए, अगर उनके पास अपना आईडी कार्ड है तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उन आईडी कार्ड और अगर आप उनकी सैलरी जो है वो बैंक को बताएं कि जी हमने इनकी सैलरी जो है वो इनके बैंक में डालनी है एवरी मंथ, तो बैंक अकाउंट ओपन करें, तो मेरा ख्याल, आई एम श्योर दे विल डू इट। लेकिन अगर आप कर दें, बिलीव मी, लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। मस्ट ट्राई करें। अली भाई, ई टोरा और IBKR में कौन सा ब्रोकर अच्छा है? यार, मैंने ई टोरा के बारे में सुना है, मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया। IBKR को मैंने नहीं किया, लेकिन ई टोरो के बारे में मैंने सुना है कि दे आर गुड, पर पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया इसको। मैं चेक कर लूँगा अगर हुआ, लेकिन मैंने इनके बारे में सुना ई टोरो इज़ गुड। ओके जी। हसीब अली, सलाम अली भाई, आई वांटेड यू थॉट ऑन PSX, माई एज इज़ 25। अच्छा, आज वाले फेज़ में आप आ रहे हैं। एंड आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन PSX फॉर अ फ्यू मंथ एंड हैव इन्वेस्टेड 87,000 so far. Currently, I am holding companies like Mari, HCAR, Lucky Cement, Cemetery Group, AVN, TRG, and few other. Along with these stocks, I hold Mezan and Mahana ETF 1,000 share each. Lastly, I have not traded any of share, no matter its price is increasing or decreasing, because I want to hold these for long. I don't invest a lot, just do SIP every month, starting from 5,000 to 10,000 depending on my saving. Please look into this and guide me if there is anything that I should know. Will be waiting for your thought. अच्छा, तो आप, यार, आपने ज़्यादा स्टॉक्स बाय किए हुए हैं। आपका मारी 1, HCAR 2, लकी 3, सीमेंट्री 4, AVN 5, TRG 6 स्टॉक हैं आपके पास, और आप कह रहे हैं उसके साथ दूसरे भी हैं, और 87,000 आपने टोटल इन्वेस्ट किया। तो इस अमाउंट से मैं अगर इस जगह पे आऊँगा आपकी जगह, मैं तो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा इतनी अमाउंट को। मैं तो 87,000 मेरे पास होगा, मैं तो सिर्फ मारी ले लूँगा, और अगर बहुत ही मुझे होगा तो मैं मारी और HCAR बस लेके बैठ जाऊँगा, या मारी और लकीब लेके बैठ जाऊँगा। तो एक तो आपको मेरी एडवाइस है कि आप इनकी छांटी करो और इनमें से कोई से 2 स्टॉक्स के दरमियान इन्वेस्टमेंट करो, और उन दोनों स्टॉक्स को 1,000 तक पहुँचाओ, ठीक है, आराम आराम से SIP करके। आपने अच्छा किया है जो ETF ये लेके रख ली हैं 2, दैट्स फाइन, 1,000 बहुत है। तो अब यह है कि आप SIP करो, कोई से 2 स्टॉक्स आपकी लिस्ट में अगर मैं देखूं। हाँ, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा होता तो मैं कहता 5 कर लें, लेकिन 87,000 है और आप 5 से 10,000 लगा सकते हैं। तो अगर आप 5,000 से 10,000 लगा सकते हैं तो आप आराम से मारी और लकी के दरमियान ही इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। HCAR भी बेहतर है, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा सही है। ठीक है जी, अगला होगा जी आपका, तो आई एम श्योर, और बाकी मेरी इस वीडियो में, क्योंकि आपकी एज 25 साल है, तो आई एम श्योर ये वीडियो जो आज मैंने बनाई है, इट विल बी हेल्पफुल टू यू कि आप अदर का इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सेफ खेल रहे हो। कोशिश, अब मुझे नहीं पता आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की, आप सीधा स्टॉक्स में चले गए हो। इवन आपको पहले म्यूचुअल फंड में आना चाहिए था, ETF वगैरह से भी पहले। तो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो काइंडली कोई एक आधा इक्विटी म्यूचुअल फंड लो जो स्टॉक बाय करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड। ओके,
If Mahana close its operation, what will happen to our funds? Anybody confirm? Okay जी। अफसार भाई, आपके चले मुझे ये बताएं, आपने जो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, आपने स्टॉक बाय किए होते हैं, अगर वो ब्रोकर भाग गया तो आपके स्टॉक्स का क्या बनेगा? सोचा कभी? भैया वो स्टॉक किसके पास होते हैं? सीडीसी के पास। आप में से जिसने भी महाना में इन्वेस्ट किया है, क्या महाना ने ये बोला है कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो? वो सीडीसी के पास इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट वे क्या है कि जब महाना अकाउंट ओपन करता है, आप सीडीसी से कांटेक्ट करके पूछें कि जी मैंने महाना में अकाउंट ओपन किया है, आपके पास मेरा रिकॉर्ड है। दे विल कंफर्म। महाना के प्लेटफॉर्म में जो मुझे अच्छी चीज़ लगी थी वो यही थी कि वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। वो जो भी आईडी देते हैं वो सीडीसी का देते हैं। वो कहते हैं पैसे सीडीसी को दो, हमें स्लिप दे दो कि पैसे वहाँ डिपॉजिट हो गए हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब सीडीसी से वो कैसे लेते हैं, वो उनका और सीडीसी का मसला है। तो जिस तरह स्टॉक मार्केट में आपके स्टॉक सेव हैं, वैसे ही महाना की इन्वेस्टमेंट भी सीडीसी के पास सेफ है। और देखो उनका अपना ईटीएफ भी है। अगर ऐसे ही वो 2 नंबर कंपनी हो और ऑपरेशन भाग रही हो, तो वो फिर अपना ईटीएफ लॉन्च करेगी इतना बड़ा। और भागने की कोई रीजंस होती हैं। और पहली बात, दूसरी बात है कि आप भागने से किसको रोक सकते हो? कोई भी किसी बैंक का आज दिवालिया निकल जाए, आप क्या कर लोगे? ठीक है कि नहीं? तो आई थिंक नेगेटिव नहीं होना चाहिए जब स्टॉक मार्केट में आपने होना है। अब दूसरी थिंग क्या होती है, जब आप ऐसी बात करते हो फिर आपका क्या करोगे? आप थोड़ा सा सेफ खेलोगे। आप क्या बाय कर लोगे? आप प्लॉट बाय कर लोगे। ठीक है ना? आप देखा है ना जो हाल हो रहा है बैरिया, कराची और इधर उधर, जो प्लॉट बाय किए हुए हैं, क्या प्राइसेस हुई पड़ी हैं। आप 2 करोड़ का प्लॉट बाय कर लो, कल को पैसे की जरूरत पड़ जाए, क्या से करोगे? इक्विटी तो बेच दोगे आप किसी प्राइस में, प्रॉपर्टी लेके, मकान लेके बैठे रहोगे। तो ये है कि हमें अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। आपका डाउट आई थिंक फाइन है, मैंने लेकिन इसको जो एक्सप्लेन किया था, मैंने भी कहा था कि आप महाना से बात करें, उनसे कहेंगे जी मुझे कन्विंस करो कि अगर आप भाग जाते हो तो मेरे पैसों का क्या बनेगा। और वो आपको क्लियर बता देंगे भाई हम अगर नहीं भी होते, सीडीसी वालों से आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता वो कहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चले ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। फर्दर अगेन सेम थिंग, माय ईमेल, माय ट्विटर एक्स और माय इंस्टाग्राम। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।